हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस द जोश। हाई सर, इधर देखना आप ध्यान से। आज मैं यहाँ पर इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास यहाँ पर 2 लेकर आ रहा हूँ जी। अमेंडमेंट क्लास हमारी 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब जिनके भी एग्जाम मई या जून, जिनके भी एग्जाम मई में है सीए वाले बच्चों के, या जून में है सीएस वाले बच्चों के, तो उनके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 18 आएगा। मैंने पहले भी कहा था। अब फाइनेंस एक्ट 18 में सर इनकम टैक्स में काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं। अब अमेंडमेंट क्लास में 1 डाल चुका हूं, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी जो भी अमेंडमेंट्स थी ना, वो सारी हमने वहां पर डिस्कस की थी। अब आज की अमेंडमेंट क्लास में हम 3 चैप्टर के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। एक तो सैलरी, सेकंड आपका हाउस प्रॉपर्टी, और एक सेक्शन आपका है 115 बीबीई ब्लैक मनी वाला। तो इन तीनों में अमेंडमेंट्स कौन कौन सी आई हैं, वो सारी बातें आज मैं यहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है जी। बट अमेंडमेंट स्टार्ट करने से पहले सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी सर सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हैं, वो जो सीएस प्रोफेशनल कर रहे हैं या प्रोफेशनल कर चुके हैं, जो सीएस बन चुके हैं, इवन जो सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में आने वाले हैं, तो मैंने उन्हें अनाउंसमेंट की थी कि मैं ऑल ओवर इंडिया पूरी सीएस फैमिली के लिए ना 1 साल में 1 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। दिल्ली के अंदर फेस टू फेस लूंगा। तो प्लीज सर मेरी तरफ से आपके लिए प्यार समझ लो, बड़े भाई की तरफ से, मतलब जितना मैं आपके लिए सर कर सकता हूं ना, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी रहते हो, आप 30 दिन के लिए दिल्ली जरूर आना। हम मिलके काम करेंगे और बिलीव में जिस दिन मेरा बैच खत्म होगा ना, उस दिन आप अप्रिशिएट करके जाओगे, ठीक है जी। ठीक है, अब सुना ध्यान से। तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सर कोचिंग नहीं ले सकते, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पैसे नहीं है, उन सबकी हेल्प करने के लिए मैंने इनिशिएटिव लिया कि जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया में है ना, मेरी तरफ से 1 बैच 1 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। और वो बैच मैं दिसंबर वालों के लिए सितंबर में स्टार्ट करूंगा, और जिनके एग्जाम नेक्स्ट ईयर में होंगे जून या दिसंबर में, हर साल अप्रैल में, जितने भी आने वाले साल हैं, जब तक मैं टीचिंग लाइन में रहूंगा, जब तक भगवान मुझे शक्ति देगा, जब तक मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे साथ होंगी ना, हर साल 1 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करूंगा, ठीक है जी। चलो, तो प्लीज वो वीडियो जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अब आज की अमेंडमेंट क्लास में ना हमें 3 अमेंडमेंट डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैंने कहा है सैलरी में, देन आपकी हाउस प्रॉपर्टी, देन आपका एक सेक्शन 115 बीबी है, उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स है वो यहां पर हमें डिस्कस करनी है। सर अगर मैं सैलरी की बात करता हूं ना, अब सैलरी में आपकी यहां पर एक अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट आपकी है एक सेक्शन नंबर आपका 1A यहां पर इंसर्ट हुआ है। याद करो मैंने कहा था सैलरी का चैप्टर, एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करता हूं जो हमने क्लास में किया था। अगर मैं सैलरी की बात करता हूं सर, आपने क्लास में क्या किया होगा कि सैलरी का चैप्टर सेक्शन 15 से लेके ना 17 तक काम करता है। मतलब 15 से लेके 17 तक जो भी सेक्शन होंगे वो सारे सैलरी के हैं। सेक्शन 15 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, 16 हमारा डिडक्शंस है, 17 हमारा परक्विजिट्स का है। अब यहां पर सेक्शन 16 जो हमारा डिडक्शंस का था ना, उस सेक्शन में क्या हुआ, एक 16(1)(a नया सेक्शन इन्होंने इंसर्ट किया है। अच्छा, उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का मींस क्या है, इट मींस जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करोगे तो टैक्सेबल सैलरी को निकालते हुए आप ये अमाउंट वहां से माइनस करोगे। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है, सर ये जो गवर्नमेंट डिडक्शंस लेकर आई है, वो डिडक्शन हमें क्यों गवर्नमेंट देना चाह रही है। सर याद करो क्लास में ना जो हम पढ़ते थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, याद करो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट कितनी थी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट थी 1600 रुपए पर मंथ नॉर्मल के लिए और 3200 रुपए पर मंथ हैंडीकैप के लिए थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 1600 पर मंथ वाली लिमिट ना यहां से हटा दी है। इट मींस अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होगा, मतलब एक बार हमें सारा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 3200 रुपए वाली लिमिट अभी वहां से नहीं हटी। इट मींस अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है या कोई एम्प्लॉई हैंडीकैप है, 3200 रुपए पर मंथ उसको एग्जम्पशन आज भी मिलेगी, बट सिर्फ 1600 वाली लिमिट गवर्नमेंट ने हटा दी है। उसके बाद एक याद करो हमने क्या था, मेडिकल परक्विजिट। मेडिकल परक्विजिट में अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, एम्प्लॉयर का है, तो सारा एग्जम्प्ट होता था। बट अगर मेरा इलाज अदर हॉस्पिटल में हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 15,000 रुपए तक की ना हम एग्जम्पशन देंगे। एक तो मेडिकल परक्विजिट की जो 15,000 रुपए की लिमिट थी वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। 1600 रुपए पर मंथ जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। उन दोनों को खत्म करके गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम 40,000 रुपए की ना फिक्स बेनिफिट देने जा रहे हैं। इट मींस आज इंडिया में कोई भी एम्प्लॉई है ना, कोई भी एम्प्लॉई होगा, जब भी वो अपनी सैलरी की इनकम निकालेगा ना, तो 40,000 माइनस कर लेगा। अब बच्चा ये बात कह रहा है,
सर अगर एक एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी की इनकम ही 40,000 पे है या 40,000 से कम है तो बेनिफिट 40 मिलेगा ना। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 40,000 और अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी विच एवर इज लेस। सर पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है 40,000 पर एनम सैलरी किसकी होगी, 40,000 सैलरी किसी की भी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट सिर्फ ये बात कहना चाहती है कि मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम हम 40,000 रुपए तक का बेनिफिट देंगे, इससे ऊपर का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। अब बच्चे का ना मन में डाउट ये बात आता है, बच्चा ये बात कहता है सर अगर मान लो किसी एम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल ही नहीं रहा या अगर किसी एम्प्लॉई को मेडिकल परक्यूजिट नहीं मिल रहा तो क्या उसको ये बेनिफिट मिलेगा? सबको मिलेगा सर। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, चाहे आपको अलाउंस मिल रहे हैं नहीं मिल रहा, परक्यूजिट मिल रहे हैं नहीं मिल रहा, अब जब भी आप सैलरी की इनकम निकालोगे ना 40,000 पे हमें माइनस करने हैं। अच्छा एक बात और समझा रहा हूं, अगर आपको तो मैंने कहा था कि इस बार के बजट में ना ये 40,000 रुपए की लिमिट 50,000 हो चुकी है, बट वो 50,000 रुपए की लिमिट मेरे किसी काम की नहीं है। आपको मैंने बजट की क्लास वीडियो के अंदर पहले भी कहा था कि जिनके एग्जाम जून में है या दिसंबर में है, हमारे एग्जाम में 40,000 रुपए की लिमिट है। हाँ जिनका टारगेट जून 20 का है उनके एग्जाम में 50,000 रुपए की लिमिट है, बट 50,000 रुपए की लिमिट हमारे किसी काम की नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आप सैलरी की इनकम निकालोगे कुछ भी नहीं करना, 40,000 माइनस करनी है, देन जो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल कर आएगी ना उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर अगर आप यहां पर हमें बता दो कि सैलरी की इनकम निकालनी कैसे है ना, हमें मजा आ जाएगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि मेडिकल परक्यूजिट पहले 15,000 रुपए का था, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 19,200 रुपए का था, 1,600 पर मंथ था, वो खत्म कर दिया। मतलब 34,200 रुपए का बेनिफिट खत्म करके गवर्नमेंट हमें कितना दिया, 40,000 रुपए का बेनिफिट दिया। बट मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, अगर क्वेश्चन में ये अलाउंस या परक्यूजिट के बारे में नहीं भी बोला ना तो भी 40,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, बस ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड मींस आपके हर आदमी को मिलेगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिले या ना मिले। हाँ अगर क्वेश्चन में दिया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो सारा ऐड कर दो, मेडिकल परक्यूजिट जो निकल कर आ रहा है सारा ऐड कर दो, 40,000 माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन में उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा तो भी 40 माइनस करना ही करना है, बस ये बात ध्यान रखना। अब एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देखो जी सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, बेसिक सैलरी जो डीए होगा, कमीशन है, बोनस है, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है वो यहां पर ऐड कर दोगे। उसके बाद जो आपके परक्यूजिट्स होंगे टैक्सेबल वो यहां पर ऐड कर दोगे। अब जो ग्रोस सैलरी निकल कर आएगी ना उसमें से डिडक्शंस माइनस करोगे 40,000 रुपए की। इट मीन सिंपल सी बात है सर, एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करते थे, मतलब क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन किए, ग्रोस सैलरी निकालने के बाद सेक्शन 16 माइनस करते थे। सेक्शन 16 में बस अब एक चेंज आ गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट पहले भी था आज भी है, प्रोफेशनल टैक्स पहले भी था आज भी है। अब 16 में बस एक और पॉइंट आ गया कि सेक्शन 16(1)(a) में ना 40,000 रुपए का बेनिफिट आपको और माइनस करना है, बस ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आपकी सैलरी निकल कर आएगी ना 16 रोमन 1A के अंदर 40,000 पे माइनस कर दो, आपकी जो बैलेंस इनकम निकल कर आएगी बस वो टैक्सेबल है। फाइनेंस एक्ट 18 से आपका पहला जो चेंज सैलरी में है ना बस वो ये वाला है, बाकी सैलरी के किसी भी टॉपिक में कोई भी चेंज नहीं है। तो जो आपने सैलरी किया है आप अच्छे से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चेंज क्या है कि बस 40,000 पे माइनस करने हैं, और अगर क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया होगा या मेडिकल परक्यूजिट दिया होगा ना, अब वो सारा हमें टैक्सेबल करना है, वहां पर हमें कुछ माइनस अब नहीं करना। मतलब 1,600 रुपए की लिमिट अब खत्म हो चुकी है, मेडिकल वाले केस में 15,000 रुपए की लिमिट अब खत्म हो चुकी है, बस ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। दूसरा जो आपका चेंज निकल कर आया है, दूसरा आपका है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी में ना सर वैसे ये चेंज नहीं है, ये चेंज आपका दिसंबर एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल था, बट इन्होंने दोबारा से वहां पर डाल दिया। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपने दिसंबर एग्जाम में अमेंडमेंट देखी थी तो आपको पता होगा। अब मैं दोबारा से यहां पर करवाने जा रहा हूं सर वो अमेंडमेंट क्या थी, क्योंकि उन्होंने दोबारा डाला है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताना कि अगर आपको याद नहीं है तो एक बार यहां पर ध्यान रखना। इधर देखो ध्यान से, चेंज क्या आया है। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूंगा ना सर, हाउस प्रॉपर्टी के मैंने कहा था दो केस होते हैं, या तो आपका बिजनेस है हाउस प्रॉपर्टी किराए पर देने का, या बिजनेस है हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का। अच्छा, अगर आपका बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी किराए पर देने का है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आने वाली रेंटल इनकम जो होगी वो सारी टैक्सेबल कहां पर होगी, पीजीपी के अंदर होगी। पहले हम क्लास में हाउस प्रॉपर्टी बोलते थे, बट मैंने कहा था कि अब वो चेंज आ चुका है कि अगर आपका किराए पर देने का बिजनेस है तो आने वाली रेंटल इनकम बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का, जैसे मान लो डीएलएफ है, अंसल है, पार्क, मतलब बहुत बड़े बड़े जो बिल्डर हैं जिनका मेन काम ही क्या है कि प्रॉपर्टी परचेस करना, सेल करना, बनाना, सेल करना, उनके हाथ में प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। अब गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर प्रॉपर्टी आपने होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड, अब मान लो मार्केट में ना प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही,
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम वेट करेंगे 1 साल का, 1 साल तक अगर वो प्रॉपर्टी खाली है ना, हम उसकी जीएवी मान लेंगे नील, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं बिकी, तो उसको हम डीम्ड लेट आउट मानकर हम तुम्हारी इनकम निकाल लेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, बच्चा ये बात कहता है सर हमने ना इस बार के बजट में देखा था कि अब वो 1 साल की लिमिट ना 2 साल हो चुकी है। सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो 2 साल की लिमिट हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे एग्जाम मई या जून कभी भी है, नवंबर दिसंबर कभी भी है, हमारे एग्जाम के लिए लिमिट आपकी 1 साल के एप्लीकेबल है, 2 साल के एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर प्रॉपर्टी मेरे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, 1 साल तक जेबी नील लूंगा, 1 साल के बाद डीम्ड लेट आउट मानकर मुझे आपकी इनकम यहां पर टैक्सेबल करनी पड़ेगी। एक बच्चा मुझे बोल पड़ा, मेरी फैमिली का बच्चा ये बात कहना चाह रहा है, सर मैंने कहा सर मान लो ऐसा हो गया कि आपका ना प्रॉपर्टी का बिजनेस है सेल परचेस करने का, बट आपका बिजनेस तो है बट प्रॉपर्टी अभी बिक नहीं रही, तो आपने किराए पर लगा दी। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, आपने किराए पर लगा दी, तो क्या वो इनकम बिजनेस की है ना, फिर वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है। सर मैंने क्या बोला, अगर बिजनेस किराए पर चढ़ाने का है फिर बिजनेस की इनकम है, अगर बिजनेस किराए पर चढ़ाने का नहीं है, आपने फिर किराए पर लगा दी है, तो प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होगी, बिजनेस में नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये चेंज हमने पहले भी किया था, मैंने दोबारा करा दिया, तो एक बार दोबारा सुना। सर हाउस प्रॉपर्टी में वैसे फाइनेंस एक्ट 18 में कोई चेंज नहीं आया, बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, उन्होंने यहां पर लिखा था, ठीक है जी, मैंने यहां पर दोबारा कर दिया। अगर आपको इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज ध्यान रखना कि यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, अभी तक हमने 2 चेंज किए हैं जी। पहला चेंज क्या किया है, सैलरी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन खत्म हो चुकी है, मेडिकल परक्विजिट 15,000 रुपए का बेनिफिट खत्म हो चुका है, उसकी जगह 40,000 रुपए का बेनिफिट आ चुका है, जो हमें सैलरी निकालते हुए माइनस करना है। अब 40,000 रुपए हर केस में माइनस होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिले या ना मिले, चाहे मेडिकल परक्विजिट मिले या ना मिले, हर केस में 40,000 रुपए माइनस करना ही करना है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में 2 केस मैंने बोले हैं। अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी किराए पर देने का है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम है। बट अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का है, बट प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, 1 साल तक जेबी नहीं लूंगा, 1 साल के बाद डीम लेट आउट मानकर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। बट अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का है, बट प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, मैंने फिर किराए पर लगा दी, तो आने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये बात ध्यान रखना, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? यस सर। उसके बाद जो आपका चेन नंबर 3 आया ना सर, चेन नंबर 3 है सेक्शन 115 बीबीई के अंदर। अच्छा, ये सेक्शन हम क्लास में ना बेसिक कॉन्सेप्ट में जब मैं आपको स्पेशल रेट लिखवाता हूं उसके अंदर हम करते हैं। याद करो, मैंने कहा था जो भी आपकी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है या अनएक्सप्लेन इनकम होती है ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेबल किया 60% से। अब दिक्कत पता है क्या आती है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन की ना इनकम पकड़ी गई और वो सारी की सारी ब्लैक मनी है, 2 नंबर की इनकम है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई सारी इनकम तो टैक्सेबल है 60% से। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला ना कि 60% से टैक्सेबल है, उस आदमी ने बोला इस इनकम से ना मैं लॉस पहले खत्म करूंगा, मैं लॉस पहले खत्म करूंगा, डिडक्शन लूंगा, उसके बाद जो मेरी इनकम आएगी ना वहां पर मैं टैक्स पे कर दूंगा 60%। गवर्नमेंट ने कहा भैया क्या, कि जो भी तेरी अनएक्सप्लेन इनकम पकड़ में आएगी या जो भी तेरी यहां से इनकम पकड़ में आएगी ना, 60% पूरी टैक्सेबल होगी, कोई भी लॉस और कोई भी डिडक्शन तुझे इस इनकम में से नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इतनी है, अनएक्सप्लेन इनकम इतनी है, साथ में लॉस है, उस लॉस को ना इस इनकम से खत्म मत करना, बस ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई डिडक्शंस भी है तो डिडक्शन आपको इस इनकम में से नहीं मिलेगी। मैं सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं, सर ये इनकम आपकी फुली टैक्सेबल होगी, इस इनकम में कोई बेनिफिट आप माइनस नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान देना। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये 3 अमेंडमेंट मैंने आज करवानी थी। सैलरी में दोबारा बोलो, सैलरी का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लो, कहीं पर कोई चेंज नहीं है। बट चेंज क्या निकल कर आया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्वेश्चन में दिया होगा, सारा पहले ऐड कर लूंगा, 1600 रुपए का बेनिफिट आप माइनस नहीं करना। 3200 रुपए का बेनिफिट हैंडीकैप के लिए आज भी है, पहले भी था, चेंज 1600 रुपए के अंदर है, 1600 वहां से हटा दिया है, अब वो सारा पहले ऐड होगा। मेडिकल परक्विजिट सारा पहले ऐड होगा, उसके बाद 40,000 रुपए सैलरी निकालते हो माइनस कर देंगे। दूसरा चेंज, हाउस प्रॉपर्टी में अगर बिजनेस मेरा प्रॉपर्टी किराए पर देने का है, बिजनेस की इनकम है, प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का है, प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, 1 साल तक जेबी नील है, उसके बाद डीम लेट आउट मानकर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। मेरा बिजनेस सेल परचेस करने का है, प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी बट मैंने किराए पर लगा दी, उस केस में क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी, ये बात ध्यान रखना। और सेक्शन 115 बीबीई 60% से टैक्सेबल है, बट जो भी इनकम टैक्सेबल होगी ना, उस इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं होगा
और कोई डिडक्शन आपको उस इनकम में से नहीं मिलेगी। बस ये बात ध्यान दो, ये 3 अमेंडमेंट आज हमें डिस्कस करनी थी, ठीक है जी। बाकी और अमेंडमेंट है, कैपिटल गेन के अंदर भी है, पीजीपी के अंदर भी है, अदर सोर्स में भी है, डिडक्शंस में भी है, तो वो सारी अमेंडमेंट्स मैं 1 बाय 1 यहाँ पर डालता रहूंगा, ठीक है जी। बट यहाँ पर सर मेरे अभी ना बैचेस चल रहे हैं, तो मैं शाम को ना 7 बजे फ्री होता हूँ और सुबह मेरी फिर 8 बजे क्लास होती है, तो सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ और रात को 2-3 बज जाते हैं सोते हुए, क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं। तो मैं सॉरी फील करता हूँ कि मैं डेली अमेंडमेंट नहीं डाल पा रहा, बट मैं कोशिश करूंगा कि फेब के एंड तक, मतलब इस मंथ के एंड तक मैं सारी अमेंडमेंट्स आपके लिए डाल सकूं, ठीक है जी। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सारी अमेंडमेंट इस मंथ के एंड तक डाल दूं। तो प्लीज जितने भी बच्चों को नहीं पता कि अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं, हर बच्चे के साथ शेयर कर देना कि भैया सारी अमेंडमेंट्स मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आपने अमेंडमेंट नंबर 1 की वीडियो भी शेयर करनी है, अमेंडमेंट नंबर 2 की वीडियो भी शेयर कर देना, और जो फ्री बैच मैंने अनाउंस किए है पूरी फैमिली के लिए वो भी आपको जरूर शेयर करना है। बहुत सारे बच्चों की सर हेल्प होगी, जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते, मेरा इनिशिएटिव उन बच्चों के लिए होप सो उनकी ब्लेसिंग मिल जाएंगी, और जो बच्चे लेना चाहते हैं उनकी ब्लेसिंग मिल जाएगी, बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और हाँ भाई, वो यार वो लाइन अब तुम खुद ही बोल दिया करो, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। इस फैमिली को हमें इस साल के एंड तक 2 लाख तक लेके जाना है। अब वो आपके ऊपर है सर, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पर आपके लिए काम करना है, आपने एफर्ट्स लगाना है, बाकी सारा काम आपका है जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुलाकात करूंगा अगली अमेंडमेंट क्लास के अंदर। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। एंड लास्ट में हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी।